This lecture I have specially designed. Hey, hello students. So you may be wondering, the name of the topic today is how you are going to score best in your HSC exam in 1 month. Okay. Now physics is a subject जिसको लेके काफी बच्चे टेंशन में रहते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना? वो फिजिक्स का फोबिया जो है, मुझे लग रहा है लास्ट 2 साल में 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में अभी तक बहुत सारे बच्चों का गया नहीं है। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नजदीक आती है बच्चे काफी टेंशन में होते हैं एंड दे लैंड अप डूइंग सम मिस्टेक। So today I am going to discuss about how you're going to plan your studies for next 1 month. Yes, एक महीना अच्छे से सिंक्रोनाइज वे में अगर आप पढ़ोगे तो बेसिकली आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। मतलब अभी अगर आप 50-60 मार्क्स ला रहे हो फिजिक्स के पेपर में तो डेफिनेटली दैट विल गो टू 1995 marks. Yes, I will not promise anything false. Okay, it's completely depend upon how much you study, how much you follow steps, everything. तो मैं आज के लेक्चर में आपको बताने वाला हूं ऐसे बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। यस, बिलीव मी, बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। मेरा नाम है प्रीतम पाटिल। आई एम टीचिंग फिजिक्स फॉर लास्ट 18 years एंड बिलीव मी आई हैव प्रोड्यूस्ड सो मेनी रिजल्ट्स। ओके, तो इतने साल का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के जो जो मिस्टेक बच्चे लोग करते हैं, ओके, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं ये लेक्चर में। तो पूरा लेक्चर लास्ट तक देखना और मैं आपको अश्योर करता हूं कि अगर आपने अगले 1 महीना ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो किए तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर दी बेस्ट मार्क्स इन योर एग्जाम। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर सबसे पहले क्या चीजें हमें करनी चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स विच टू बी डन इन 1 month ताकि अपना कॉन्फिडेंस मिले। बहुत सारे बच्चे को ये बात अभी तक पता नहीं है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस इन डिटेल। ठीक है, सबसे पहले बच्चों फिजिक्स में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक तो थियोरी टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो कि डेफिनेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन, लॉज, जो काफी इजी लगते हैं बच्चों को और मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे कीप ऑन डूइंग दिस। राइट, मार्केट में से बुक्स भी अवेलेबल है जो आपको सारे डेफिनेशन एक साथ देते हैं, लॉज एक साथ देते हैं, थियोरी क्वेश्चंस एक साथ देते हैं। तो थियोरी क्वेश्चन पढ़ने में मुझे नहीं लगता बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं थियोरी क्वेश्चंस को। राइट, रट्टा मार लेते, रट्टा मारना काफी इजी रहता है तो दे डू इट। ओके, सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में वो होते हैं डेरिवेशंस। अभी डेरिवेशंस में बच्चा लोग, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे ट्राई टू लर्न द डेरिवेशन, रट्टा मारते हैं। और जो बच्चे रट्टा मारते हैं, लर्न करते हैं डेरिवेशन में हैपन दिस पे, आपने भी ये देखा रहेगा कि आप एग्जाम में जब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहते हो देन यू स्टक अप एट वन पॉइंट, आप एक जगह पे अटक जाते हो और आगे पूरा ब्लैंक हो जाता है एंड देन यू क्रिटिसाइज योरसेल्फ, अरे ये मैं पढ़ के गया था पर मैं आगे का सारा चीज भूल गया, मुझे याद ही नहीं आ रहा था क्या करना। ठीक है, तो डेरिवेशंस ना बच्चे रट्टा मारते, बाय हार्ट करते। ओके, वहां पे सबसे बड़ी गलती होती है, वहां पे सबसे बड़ा लॉस है बच्चों का। और लास्ट है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, जो न्यूमेरिकल्स है, सम्स है, ये तो चीज है जिससे बच्चे काफी डरते हैं, डिफिकल्ट लगता है उनको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। ओके, बच्चे लोग अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है तो ये चीज होने ही वाला है कि आपको न्यूमेरिकल का फोबिया रहने ही वाला है।
ओके, न्यूमेरिकल का डर रहने वाला है। और अगर आप न्यूमेरिकल में, फिजिक्स में न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो फिर आप सीईटी, जेई और नीट का प्रिपरेशन कैसे करोगे? वो तो बेसिक है कि नहीं, कि आपको एटलीस्ट बोर्ड के न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है? तो उधर कहीं ना कहीं बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस कम करते हैं, तो उनको उसका भी टेंशन रहता है। तो थियोरी क्वेश्चंस इजीली कर लेते हैं बच्चे लोग, डेरिवेशंस कर लेते हैं, ओके, करते हैं पर भूल जाते हैं, है ना, और न्यूमेरिकल्स को छोड़ देते हो। तो ऐसे बच्चे ना पढ़ने बैठते हैं ना, तो लास्ट में क्या करते हैं, थियोरी क्वेश्चन डेरिवेशन, थियोरी क्वेश्चन डेरिवेशन, ऐसे पढ़ते रहते एंड न्यूमेरिकल मिस कर देते। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करने वाले वैसे भी आपके 20-25 मार्क्स चले जाएंगे, है कि नहीं? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको तीनों क्वेश्चंस अच्छे से करने। सो हाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड, ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू गिव। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस को समझो। यस, अंडरस्टैंड द सिलेबस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपका सिलेबस है। अभी ये सिलेबस को आपको समझना है, इसका मतलब क्या है। फिजिक्स में टोटल 6 सेगमेंट्स हैं, ठीक है? सबसे पहले वाला सेगमेंट कौन सा है? मैकेनिक्स, फिर ऑसिलेशन एंड वेव्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ओके। फिर उसके दूसरे 3 कौन से? ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वाला पार्ट है, एंड लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स है। तो अपना सिलेबस पूरा इसी तरह से अरेंज हुआ है। पर महाराष्ट्र बोर्ड का प्रॉब्लम बोल सकते हो ऐसा है कि इसका हाफ, आधे आधे चैप्टर जो है वो 11th स्टैंडर्ड में है और आधे चैप्टर 12th स्टैंडर्ड में। तो आपने 11th स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा रहेगा तो डेफिनेटली आपको चीजें डिफिकल्ट जाने वाली है, ओके। तो ये सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहला चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, आप पढ़ने बैठे हो, पर उसका आधा स्टार्टिंग का पार्ट जो है सर्कुलर मोशन का, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, लीनियर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ये सब 11th स्टैंडर्ड में है। तो चैप्टर बेसिकली मेजरली स्टार्ट कहां से होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब डायनामिक पार्ट से स्टार्ट होता है। तो अभी आपने 11 में नहीं पढ़ा है, तो गारंटेडली आप जब चालू करोगे चैप्टर, आप वो हाफ पे से चालू कर रहे हो, ठीक है? तो आपको डिफिकल्टी आने वाली है चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है? फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है, वो आधा चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में, आधा 12th स्टैंडर्ड में, ओके। वेव्स ऑप्टिक्स 12th स्टैंडर्ड में, रे ऑप्टिक्स 11th स्टैंडर्ड में। तो आप अगर 11 में नहीं पढ़े हो तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें डिफिकल्ट जाने वाली है, आपको टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आने वाली है, तो होने ही वाला है, ठीक है? तो हाउ टू ओवरकम दिस, दैट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसको ओवरकम कैसे करें, कैसे इसको सॉर्ट आउट करें, ठीक है? अभी प्रॉब्लम तो है, तो प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन भी तो आना जरूरी है, बराबर है? प्रॉब्लम क्या है पता है, सॉल्यूशन भी आना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो सिलेबस को समझना बहुत बहुत जरूरी है। सो फॉर दैट, ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने हर चैप्टर पे एक एक लेक्चर पढ़ाया, बनाया, जिसमें मैंने गाइड किया बच्चों को कि कौन से क्वेश्चंस पढ़ने वाले। यस, तो आप ये जरूर करना कि हर चैप्टर के मेरे जो वीडियोस आने वाले हैं उसको अच्छे से समझना। उसमें मैंने पूरा उस चैप्टर का फ्रेमिंग बताया कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, ओके, क्या क्या चीजें आप छोड़ सकते हो, किस चीज को हाईलाइट करना चाहिए, कौन से बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे याद है जब एग्जाम नजदीक आते तो बच्चे लोग मेरे पास टेक्स्ट बुक लेके आते, सर इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बताओ, टिक मार्क करके दो। पर क्या वो आपको बेस्ट स्कोर करा सकते हैं? डेफिनेटली नॉट, ओके। आप 50, 60, 65 मार्क्स तक जा सकते हो, 90, 95 तक जाना है, इतने मार्क्स अगर लेके आने तो डेफिनेटली आपके पास क्या होना चाहिए, पूरे सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने ट्राई किया है कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो प्रीवियसली एग्जाम में पूछे हुए हैं, उनके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए, जो कि अगले 1 महीने में धीरे धीरे आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन आपको आएंगे, आप वो वीडियोस उस टाइम पे देख लेना, जिससे डेफिनेटली आपका उस चैप्टर में एक्चुअल में क्या पढ़ना है, ओके, कौन सी चीजें करनी है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, वो मैंने बताया। दैट विल हेल्प यू टू कंप्लीट दैट चैप्टर। उससे ये नहीं होगा कि आप चीजों, जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको स्किप कर दिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अभी ये डिफिकल्ट लग रहा है, इसको हम ऑप्शन में डाल देते हैं। तो मेरे पास उसका सॉल्यूशन है, तो मैंने हर चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाया। तो टोटल मैंने 16 वीडियोस बनाए जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, एंड दैट इज द मास्टर की, दैट इज अ गुरु मंत्र टू स्कोर बेस्ट इन योर
marks in your board exams. Okay, so बच्चा ये वीडियोस ज्यादा लेंदी नहीं है, टू दी पॉइंट है. आई अंडरस्टैंड व्हेन 1 मंथ इज रिमेनिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड कि आप सेल्फ स्टडी करो, आप पढ़ाई करो. ठीक है, तो मैंने वो 5-5, 10-10 मिनट के वीडियोस है जिसको आप देख सकते हो, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स, जिसमें मैंने चैप्टर को समझ रहा है, चैप्टर में एक्चुअल में क्या पढ़ना चाहिए वो बताया. सो दैट यू हैव टू डू इट, जिससे आपका ये जो चीज है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, ये पार्ट कवर हो जाएगा. ठीक है, ऑफ कोर्स इट इज नॉट नेसेसरी, इफ यू नो इट देन यू कैन स्टार्ट विद द चैप्टर. जैसे हर चैप्टर में कुछ चीजें हैं तो मैंने एक्सप्लेन किया कि बॉस इसको करना ही है, ये इंपॉर्टेंट है, ये करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में, डेफिनेटली आ सकता है. अच्छा, ये चीज करने से ये आंसर कवर हो सकता है. ऐसे सारी चीजें मैंने पाइल्ड अप करके मैंने वीडियोस बनाया है. ठीक है, क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन पेपर ही मालूम नहीं है. ओके, अभी क्वेश्चन पेपर में टोटल आप देख सकते हो 31 क्वेश्चन है. ओके, और उस 31 क्वेश्चन में से हमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंपलसरी है, बाकी सब में अपने को क्या मिलने वाले, ऑप्शंस मिलने वाले. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब आप जैसे पेपर खोलोगे सबसे पहले तो 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे. सबसे मेजर प्रॉब्लम वही है, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. उधर अगर आपका थोड़ा सा रॉन्ग हो गया तो आपके मार्क्स चले गए. ठीक है, और उधर रॉन्ग होने का ब्राइट चांसेस. अगर मैं आपको बोलूं क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 31 तक मैक्सिमम आपको आता रहेगा, बहुत इजी लगेगा पेपर. पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 उधर बच्चे लोग सबसे ज्यादा मार्क्स लूज करते हैं. यस, क्योंकि वो आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है. अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं, अगर आपने टेक्स्ट बुक रीडिंग ही नहीं किया है, अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में ज्यादा मिस्टेक हो जाता है. मेनी ऑफ द स्टूडेंट फाइंड इट इजी टू कॉपी क्वेश्चन नंबर 1 आल्सो, क्योंकि एमसीक्यू रहता है. ठीक है, बट आप जहां से कॉपी करें उसका राइट रहेगा, क्या गारंटी है, बना कि नहीं. तो ये सब चीजें नहीं करने. तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हम कैसे स्कोर करें, ओके, कौन से इनसाइट वाले पॉइंट्स हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर को लेके मैं आपको बताऊंगा. जैसे जैसे आप पढ़ना चालू करोगे ना, मेरे हिसाब से मैं जो ट्रिक्स और टिप्स आपको बता रहा हूं, जिसके हिसाब से अगर पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे. यस बच्चे लोग, जो बच्चे सीईटी, जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इज नॉट अ बिग डील. ओके, बिकॉज दे हैव सॉल्व्ड एमसीक्यूज ना, वो वही कर रहे हैं. पर जिन बच्चों ने वो नहीं किया हुआ है उस लेवल पे, तो उनको डिफिकल्टी हो सकती है, उनको डर लग सकता है. बट डोंट वरी, आई विल मेक श्योर कि मेरे आने वाले वीडियोस में मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बेस्ट जगह बताऊंगा जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं. ऐसे फ्रेमिंग हो सकता है क्वेश्चन का, इसको आप ऐसे कर सकते हो. ठीक है, तो थोड़ा मैं आपको इसके ऊपर आपको डिटेलिंग करूंगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को लेके, जो कि 1 मार्क के क्वेश्चन है. बाकी क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14 12 शॉर्ट आंसर्स है, जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, सिर्फ 8 करने. ठीक है, तो आपकी चॉइस के हिसाब से करोगे. आपको थ्योरी अटेम्प्ट करना है, थ्योरी अटेम्प्ट करो, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो. मुझे ऐसे लगता है कि न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने से आपका टाइम भी बचेगा, और दूसरा चीज आपका आपका जो पेपर है वो थोड़ा कॉन्फिडेंट लगेगा. थियोरी कभी कभी क्या होता है, बहुत लेंदी हो जाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाते हैं. आप लिखते बैठते हो, लिखते बैठते हो, लिखते बैठते हो, एंड यू लैंड अप कि टाइम कम गिर जाता है और आपका पेपर छूट जाता है. तो ट्राई टू अटेम्प्ट मोर न्यूमेरिकल्स. यस, मेरे सारे स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको न्यूमेरिकल में कॉन्फिडेंस आएगा. तो ट्राई टू अटेम्प्ट न्यूमेरिकल्स, ओके, रादर देन गोइंग फॉर थियोरी. दैट इज माय एडवाइस. रेस्ट इज ऑल अप टू यू, आप जिस क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस है वो कर सकते हो. फिर 3 मार्क्स की क्वेश्चन है और लास्ट में 4 मार्क्स के क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 31, इसमें ज्यादा करके डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स ये ज्यादा आते हैं. ठीक है, तो मैं जैसे बोल रहा हूं आपको कि पेपर पैटर्न को समझना है, तो मैंने जितने भी वीडियोस बनाए ना, वो चीज को मैंने ध्यान में रखा है, पेपर पैटर्न को मैंने ध्यान में रखा है कि बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आ सकता है और कैसे आ सकता है. बहुत अच्छे वीडियोस है जिससे आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपको सिलेबस समझ में आएगा. तो वो सारी चीजें मैंने इसमें कवर की है. ठीक है, चलो ये तो हो गया पेपर पैटर्न के बारे में. नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड टू स्कोर बेस्ट इन फिजिक्स.
what is required to score best in physics? या सबसे पहले तो आप अगले 1 महीने बहुत डिसिप्लिन और फोकस होके चलना पड़ेगा बस। यस, मतलब आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, आप मोबाइल पे ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपके फ्रेंड सर्कल में आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर नॉट डिसिप्लिन, आपको अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, जितना हो सके आप टाइम को यूटिलाइज करो और फोकस होके करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मोबाइल ऑपरेट मत करो, फ्रेंड्स को मिलो मत, नहीं, बट यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम इन नेक्स्ट 1 मंथ वेयर आपको एक बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट करना है जिसका आपका एक कुछ टारगेट सेट किया हुआ है। और कोई भी टारगेट तभी अचीव होगा जब आप डिसिप्लिन रहोगे और फोकस्ड रहोगे। अगर ये दो चीजें मिसिंग है आप में, तो लाइफ में आगे आप बहुत जगह पे अपने टारगेट क्या करोगे, मिस करोगे। ये तो एक छोटा सा टारगेट है, बराबर कि नहीं, इतनी बड़ी लाइफ के सामने ये तो बहुत छोटा सा टारगेट है कि मुझे बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट करनी है। तो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड इज यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू बी फोकस, ओके। देन यू शुड नो सम मैथ। ये चीज है फिजिक्स के लिए, ये चीज है थोड़ा मैथमेटिक्स मालूम होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स का लैंग्वेज मैथ है। जिन बच्चों का मैथ फिज है वीक है, वी हैव ऑब्जर्व कि उनका फिजिक्स हमेशा से एक प्रॉब्लम रहता है। जो कि बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो हमने देखा कि वो मैथ क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो उनको थोड़ा मैथ का नॉलेज वीक रहेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा मैथ करना पड़ेगा। बेसिकली आप लॉग कर सकते हो, लॉग के क्वेश्चंस कर सकते हो, ओके। लोगैरिथम आना जरूरी है, फिर आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आना मालूम होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ओके। अगर आपको ये मालूम नहीं रहेगी ना, तो आप क्या करोगे, आप रट्टा मारोगे, और अगर आप रट्टा मारोगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो सबसे पहले तो लॉगरिथम आपको आना चाहिए, क्योंकि आपके फिजिक्स के पेपर में कैलसी अलाउड नहीं है, ठीक है। आपको लॉग से सम सॉल्व करना है। तो लॉग जिनको नहीं आता है, तो आप ऊपर देख सकते हो जो लिंक आ रहे हैं वहां पे क्लिक करो। मैंने कुछ लॉग के वीडियोस बनाए, मेरे बहुत पुराने वीडियोस है ये सारे, तो डोंट लाफ, दे आर वेरी ओल्ड वीडियोस, ठीक है, जो मैंने लॉकडाउन में बनाए थे, पर हेल्पफुल है। आपको अगर नहीं आता रहेगा तो आप देख लो लॉग, एंटी लॉग, नेचुरल साइन, नेचुरल कॉस और नेचुरल टैन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पहला चीज तो आपको मैथमेटिक्स में लॉगरिथम मालूम होना चाहिए, फिर थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए, फिर डेरिवेशंस करने में आपको इजी जाएंगे। तो ऊपर आपको मेरे बेसिक टूल्स, बहुत पुराने वीडियोस है, आप देख सकते हो। अगर आपको आता रहेगा तो कोई देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम, वी डोंट हैव टाइम। बट इन केस बच्चे को आ ही नहीं रहा है, तो थोड़ा बहुत वो रेफरेंस ले सकता है। जो मैंने लिंक ऊपर आ रहे हैं उस लिंक को क्लिक करो, दैट विल टेक यू टू द पेज वेयर यू नो ऑल दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी टॉट द स्टूडेंट्स, ओके। तो मैथ आना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है फिजिक्स को स्कोर करने के लिए। कोई भी टीचर आपको बिना मैथ्स के फिजिक्स नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए 11th स्टैंडर्ड के। अभी इतना टाइम है नहीं, पर मैं आपको बता दूं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे स्केलर्स एंड वेक्टर मालूम होना चाहिए ये चैप्टर, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, ये सब बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। स्पीड मतलब क्या, एक्सेलरेशन मतलब क्या, फोर्स का थोड़ा बहुत, मतलब ये थोड़ा बेसिक बेसिक जो मैकेनिक्स की चीज है ना, वो आपको मालूम होनी चाहिए। एज आप 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको लॉग नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं है वेक्टर क्या होता है, आपको पता नहीं दो वेक्टर को एडिशन कैसे करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट मालूम नहीं है, डॉट प्रोडक्ट मालूम नहीं है, अगर ये चीजें आपको 11th में जो पढ़नी चाहिए थी, अगर आपने वो नहीं पढ़ी, आपको वो नहीं आता, बेसिक ऑफ 11th स्टैंडर्ड, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत यार, मतलब फोर्स क्या है मालूम होना चाहिए ना। फिजिक्स कर रहे हो, यू शुड नो व्हाट इज फोर्स। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये सिंपल सिंपल बेसिक चीजें अगर नहीं आ रही है, तो आप क्या करोगे, अभी एग्जाम तो देना है, तो आप रट्टा मारोगे, रट्टा मारोगे तो क्या करोगे, भूल जाओगे, है कि नहीं? कितना रट्टा मारेंगे ना यार, इतने सारे पेजेस है, इतने सारे पेजेस थोड़ी रट्टा मारेंगे, ठीक है। तो थोड़ा आपको 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए, ठीक है। नहीं मालूम रहेंगे तो ठीक है, टाइमली बेसिस पे आप थोड़ा उसको डेवलप कर सकते हो टॉपिक वाइज। मैं जो फॉलो स्टेप बोल रहा हूँ, वो स्टेप्स आप बहुत अच्छे से फॉलो करना, ओके। अगर आपको बेस्ट मार्क चाहिए, देन व्हाट इज रिक्वायर्ड इज टू फॉलो ऑल दी स्टेप रेगुलरली। चैप्टर का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, यस, ये बच्चे लोग बहुत मिस करते हैं चैप्टर का सीक्वेंस। बच्चा क्या करता है, खुद का टाइम टेबल बनाता है, खुद का टाइम टेबल बनाता है, बोलता है कि मैं आज है ना, मैं आज डुअल नेचर ऑफ मैटर स्टडी करूंगा, आज मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ूंगा, कल मैं ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ूंगा,
फिर उसके बाद मैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स चैप्टर पढ़ूंगा। तो ऐसे वो टाइम टेबल बनाता है बच्चा। पर आप ऑसिलेशन तभी कर सकते हो जब आपको बेसिक नॉलेज पता है कि व्हाट इज ओमेगा, व्हाट इज अल्फा, है ना, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, थोड़े बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि चैप्टर का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर करना बहुत जरूरी है, सर्कुलर मोशन करना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप एटॉमिक स्ट्रक्चर कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है सर्कुलर मोशन, आपको पता ही नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, तो आप कैसे बोर्स पोस्टुलेट में अप्लाई करोगे उसको? तो कौन सा चैप्टर पहले करना चाहिए, कौन सा चैप्टर बाद में करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कांट सिलेक्ट रैंडमली एनी चैप्टर, क्योंकि फिजिक्स में चैप्टर लिंक्ड होता है, और अगर आपके चैप्टर्स लिंक नहीं है देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, राइट? तो चैप्टर सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, और चैप्टर के अंदर का कंटेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, तो उसमें पहले पार्ट में क्या दिया हुआ है, हाइड्रोस्टैटिक दिया है, जो कि प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद सरफेस टेंशन दिया, और उसके बाद हाइड्रोडायनामिक्स दिया है। पर अगर आपने हाइड्रोस्टैटिक नहीं पढ़ा पहले, आपको पता नहीं प्रेशर क्या है, डेंसिटी क्या है, P इज इक्वल टू एच रो जी, जो बेसिक फॉर्मूला है, वो कब अप्लाई करते हैं, वो आपको अगर नहीं पता है, तो हाइड्रोडायनामिक्स में आप स्टक हो जाओगे, आपको सरफेस टेंशन समझ में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चैप्टर के अंदर भी सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं? चैप्टर के अंदर का भी सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में यू ऑलवेज स्टार्ट विद एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। आप खोलोगे चैप्टर स्टार्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। पर गॉस थ्योरम क्या, वो तो 11th स्टैंडर्ड में, वो तो आपको मालूम होना चाहिए ना, तो आप अप्लाई कहां से करोगे? बात समझ रहे हैं? तो एप्लीकेशन बेस्ड है ना, तो चैप्टर का भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज कंटेंट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। यू हैव टू बी वेरी मच डिसिप्लिन, यू हैव टू बी फोकस्ड, यू शुड नो कौन सा चैप्टर मुझे पहले करना चाहिए, कौन सा चैप्टर मुझे बाद में करना चाहिए। अच्छा, चैप्टर के अंदर मुझे कौन सी चीजें करनी चाहिए। अच्छा, चैप्टर करने से पहले इसमें से कोई चीजें हैं जो मुझे 11th स्टैंडर्ड से लगेगी, क्योंकि 11 में आधा चैप्टर है, तो उसमें से कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे मालूम होने चाहिए, उसके बाद ही मैं ये चैप्टर चालू कर सकता हूँ। तो ये कंटेंट भी मालूम होना चाहिए। सो डोंट वरी, मैंने ये सारी चीजें मेरे वीडियोस में कवर की है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, मेरे वीडियोस चैप्टर वाइज जो वीडियो है उसमें पूरा चैप्टर के बारे में बताया हुआ है, उसमें मैंने सारे कवर अप किए हैं। ओके, तो वो इसके बाद वो वीडियोस आने चालू हो जाएंगे, कि उन वीडियोस को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और फिजिक्स का सारा टेंशन ही निकल जाएगा। ठीक है? Step to score best. So step number one, three questions. Okay, sorry, theory questions. They are easy to learn. तो आप उसको बाय हार्ट करो, कुछ समझो, समझ के बाय हार्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशंस आपको लिख के लर्न करना है। यस बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन लिख के लर्न करना है। बहुत सारे बच्चे डेरिवेशन से पढ़ नहीं सकते, लिख के लर्न करना है। तो कितनी बार लिखना चाहिए? तो आइडियली आप एक बार पढ़ के एक बार लिख लो, ओके, उसके बाद सेकेंड टाइम लिखो, फिर आप सुबह पढ़ रहे हो तो उसी दिन में शाम को एक बार वापस वो लिख लो, देखो आपको याद आ रहा है क्या। नेक्स्ट दिन वापस एक बार लिख लो, देखो आपको याद आ रहा है क्या। ऐसा 4 to 5 टाइम्स आपको करना है। एक साथ 4 बार, एक साथ 5 बार पढ़ने का जरूरत नहीं। एक साथ 2 बार तुमने पढ़ा, 2 बार लिख के लर्न किया, फिर उसी दिन में एक बार और चेक करना बिना देखे कि आपको वो याद आ रहा है क्या जो मैंने सुबह पढ़ा था, और नेक्स्ट दिन फिर से एक बार लिखना। इससे आपका जबरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। यस, जबरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। डेरिवेशन का टेंशन ही निकल जाएगा अगर आप उसको लिख के सॉल्व करोगे, लिख के लर्न करोगे तो। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। नेक्स्ट इज कलेक्ट ऑल दी फॉर्मूला। अभी डेरिवेशन करोगे तो उसमें फॉर्मूले आएंगे, है कि नहीं? तो सारे फॉर्मूले लर्न करने यार, लर्न करने, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी न्यूमेरिकल आपको आएंगे उसमें से तो 80% तो फॉर्मूला बेस्ड होने वाले हैं। मतलब आपको क्या करना है, डेटा लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सॉल्व करना है। तो दे आर फॉर्मूला बेस्ड, तो फॉर्मूला ज्यादा जबान पे चाहिए। जितने आप फॉर्मूले करोगे, थ्योरी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे, उतना आपका एमएसटी सीईटी का भी पार्ट हो जाएगा। एमएसटी सीईटी तो पूरा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस है, तो अगर आप स्टेट बोर्ड का, एचएससी का बोर्ड एग्जाम का एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका सीईटी का भी प्रिपरेशन हो गया। क्योंकि आप अगर साइंस में आए हो तो आपको आइदर मेडिकल और इंजीनियरिंग मैक्सिमम जाना रहेगा। मैं हैपन सम स्टूडेंट में गो फॉर एनी फील्ड, अदर फील्ड आल्सो, आई एम नॉट डिनाइंग, पर मैक्सिमम बच्चे इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल करना चाहते हैं, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम है, और एंट्रेंस एग्जाम में फॉर्मूला प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जितना आप फॉर्मूले कलेक्ट करोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। तो स्टेप समझ गया, थियरी क्वेश्चंस लर्न कर लिए, डेरिवेशन लिख के लर्न करना बहुत जरूरी है, ओरली लर्न नहीं करना है। और उसका ही मैंने बताया एक साथ लिखना नहीं है, ओके, 4-5 बार लिखना है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर डेरिवेशन से फॉर्मूले आएंगे, फॉर्मूले का एक अच्छे से लिस्ट बनाओ, उसको लिख के लर्न करो, ओरली लर्न करो। जितना आप फॉर्मूला लर्न करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि फॉर्मूला करने से आपको डायरेक्टली
न्यूमेरिकल आएंगे और हम क्या करेंगे, टाइप वाइज सॉल्व करेंगे। टाइप वाइज सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और न्यूमेरिकल सॉल्व करते पूरा लास्ट तक सॉल्व करना। पहली बार पूरा एक सम सॉल्व करना पूरा लास्ट तक, मतलब लॉग कैलकुलेशन के साथ। उसको ऐसा भगाना मत कि अरे कैलकुलेटर यूज कर लिया, अच्छा ये तो मुझे आता है ना, मैं आगे का कर लूंगा, ऐसा नहीं। अभी भी 1 महीना टाइम है, तो न्यूमेरिकल जितने करोगे टाइप वाइज सॉल्व करना। ओके, मैंने मेरे वीडियोस में बताया कौन से न्यूमेरिकल्स आपको करने चाहिए, तो वो आपको करने हैं। आपने वो कर लिया तो आपका मोर देन इनफ हो गया पार्ट, है कि नहीं। तो ये चीजें, ये स्टेप्स आपको याद रखनी है। ओके, एंड देन यू हैव टू टेस्ट योर नॉलेज। 16 चैप्टर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे 16 चैप्टर पे आप टेस्ट मत लिखना। तो मैंने क्या किया, मैंने 4 सेगमेंट में डिवाइड किए, 4-4 चैप्टर के ग्रुप बनाए। तो 4-4 चैप्टर आप एक साथ पढ़ो और इसके ऊपर टेस्ट देना। पूरा 70 मार्क्स का टेस्ट देना है आपको। ओके, मतलब फुल लेंथ पेपर लिखना है। ओके, तो 4 चैप्टर का मुझे आप चाहिए कि टेस्ट लिख रहे हो। ओके, उसके टेस्ट पेपर के लिंक और चैप्टर की सीक्वेंस मैं आपको दे दूंगा। ओके, आप उस उधर से जाके आप टेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हो और आप वो लिख सकते हो, या फिर मार्केट में बुक्स अवेलेबल है उधर से कर सकते हो, या फिर आप जिस क्लासेस में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, टीचर से ले सकते हो। ओके, आपके बड़े भाई बहन से ले सकते हो, तो उसका बड़ा बात नहीं है। टेस्ट पेपर तो आपको मिल जाएंगे, पर आपको टोटल, मैं बोल रहा हूं, टोटल 4 ग्रुप टेस्ट पहले लिखने चाहिए। ओके, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर 3 प्रीलिम्स लिखने चाहिए। प्रीलिम में आपका कॉलेज का प्रीलिम का पेपर होगा, क्लासेस में अगर आप जा रहे हो उधर का प्रीलिम का पेपर रहेगा, मतलब पूरे सिलेबस पे टेस्ट लिख रहे हो। और मार्च 2022 और जुलाई 2022 का 2 बोर्ड्स के पेपर है, प्रीवियस पेपर, वो भी करके जाए, क्योंकि नया सिलेबस है तो एकदम ओल्ड वाले पेपर करने की जरूरत नहीं है। बट 22 और जो जो 2 है, मार्च और जुलाई का पेपर, वो आप सॉल्व करो। तो ये 2 और 3, 2 and 3 इज 5, 5 + 4 इज 9। तो टोटल 9 पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हो ना, आपका कॉन्फिडेंस देखो ना, मतलब आप बोर्ड का पेपर अगर लिखोगे वो 10th पेपर रहने वाला है। ऑलरेडी आपने 9 पेपर सॉल्व करे 70 मार्क्स, फुल टाइम वगैरह लगा के माहौल बना के सॉल्व करना, प्रॉपर घड़ी वगैरह लेके टाइमिंग के साथ। डोंट चीट योरसेल्फ। ओके, तो उसका मतलब है, तो जो बोर्ड्स का पेपर आप दोगे वो आपका 10th पेपर रहेगा, तो डेफिनेटली आप उसमें अच्छा स्कोर करोगे ना, है कि नहीं। तो ये आपको करना है। तो मैंने पूरे स्टेप्स आपको बता दिए। अब मेरे आने वाले लेक्चर में मैं हर चैप्टर के बारे में बात करने वाला हूँ कि उस चैप्टर में आप क्या पढ़ के जा सकते हो, क्यों ऑप्शन में नहीं डालना है, कुछ कुछ टॉपिक्स, सम्स कौन से करने हैं, कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। वो अगर आप देख लोगे तो वो चैप्टर आपका, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चैप्टर में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये मुझे करनी है। ठीक है, फास्ट ट्रैक में करना है। ओके, ऑफ कोर्स बेस्ट स्कोर करने के लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, पर मेरा हेल्प रहेगा कि थोड़ा सा मैं आपका लोड कम कर दूं, मैं आपको सिलेक्टिव कुछ क्वेश्चंस बताऊं, वो करो, एंड डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स। ओके, तो आपका जो डर है ना फिजिक्स का पेपर का लेके, वो निकल जाएगा। ठीक है, आई होप मैंने काफी हद तक आज के वीडियो में एक्सप्लेन किया आपको सारी चीजें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, बिकॉज पूरा 1 महीना मेरा वीडियोस आते रहेगा बोर्ड एग्जाम तक। ओके, और मैं आपसे बातें करते रहूंगा और कुछ टिप्स ट्रिक्स बताते रहूंगा। फिर बोर्ड एग्जाम के टाइम पे क्या करना है, 2 दिन का छुट्टी है, 1 दिन का छुट्टी है, उसमें हम कैसे प्रिपेयर करेंगे सारा सिलेबस एक साथ, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको बताऊंगा। आई होप आई हैव हेल्प यू अ लॉट। ओके, so best of luck, start studying, start scoring well. Okay, and be confident, be focused, be disciplined. Thank you very much.